बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। द वाश ब्राउन कॉरपोरेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मार्च 21, 1964। 15,000 shares of non-par stock being issued in exchange for plant and equipment वैल्यू 60,000 एंड कैश 15,000। तो आपने एक प्लांट 60,000 का परचेज़ किया और कैश 15,000 रिसीव किया, उसके अगेंस्ट आपने 15,000 शेयर्स दिए हैं। यानी अगर इस कंपनी की स्टॉक होल्डर इक्विटी की बात की जाए तो 15,000 शेयर्स इज़ इक्वल टू 75,000। डाटा बिलो समराइज एक्टिविटीज़ फॉर द इनिशियल फिजिकल पीरियड एंडिंग 31 December। A, net income for the period 12,000. Raw material on hand 31 December were equal to 25% of raw material purchase. C, manufacturing cost material labor FOH included a depreciation of 25,000. Goods in process remaining in the factory on December 31st were equal to 33 1/3% of goods finish and transfer to stock. Finished goods remaining in stock were equal to 25% of cost of goods sold. Operating expenses 30% of sale. Cost of goods sold was 150% of operating expenses total. 90% of the sale were collected यानी कैश सेल and balance were considered collectible, मतलब बैलेंस आपके पास अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा। 75% of the raw material purchase were paid. For there was no expense accrual or prepay at the end of the year. Instruction: prepare a balance sheet, income statement and a supporting manufacturing schedule. लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने किसी भी वैल्यू को, किसी भी डिजिट्स को नहीं देखना। सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये होता है कि नेट सेल, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग इनकम। अगर हमारे पास अदर एक्सपेंसेस ना हों, हमारे पास अदर इनकम ना हो या इनकम टैक्स ना हो, तो यही जो है ना ऑपरेटिंग इनकम ही हमारी नेट इनकम होती है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखने लगा हूँ। तो इक्वेशन है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। यानी इसी फॉर्मेट को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। सेल्स मैंने माइनस कॉमन ले लिया, CGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट सेल। अब जो नेट इनकम है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में 12,000, वो मैंने लिख दी। इसके अलावा पॉइंट 2 थे, एक पॉइंट G था, एक पॉइंट F था। पॉइंट F हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और वो लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 30% ऑफ सेल। और जबकि पॉइंट G में कहा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 150% ऑफ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 150% एज इट इज़। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की इक्वेशन ये जो है ये हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की इक्वेशन थी 30% ऑफ सेल, तो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह पे लिख दिया 30% ऑफ सेल्स। तो 150 का 30% लिया, सेल्स साथ एज इट इज़ आ गई, तो आंसर आ गया 45% ऑफ सेल्स। यानी आप नेट शेल ये कह सकते हैं कि CGS क्या है, वो इक्वल हो गया 45% ऑफ सेल्स। अब हम इस वैल्यू को जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। सेल को मैं अज्यूम करता हूँ X, क्योंकि सेल मैंने फाइंड करनी है। CGS है 45% ऑफ X यानी 45% ऑफ सेल, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 30% ऑफ X। X माइनस बाहर हो तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। ये 45% को हमने सॉल्व किया, 0.45X आ गया, ये 0.30X आ गया, ये 12,000 एज इट इज़ आ गया। यहाँ से X कॉमन लिया, 1 माइनस 0.45 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 12,000। रिमेनिंग बच गया 0.25X इज इक्वल टू 12,000। X हमारे पास ये इधर 0.25 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सेल्स आ गई 48,000। अब इस सेल्स को मैंने जाके यहाँ पे लिख दिया, यानी आप वर्किंग 1 भी कह सकते हैं। 48,000
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 45% ऑफ सेल्स, तो 48,000 का 45% लेंगे तो 21,600 आएगा, वो माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमें गिवन थे 30% ऑफ सेल, तो सेल है 48,000 की, उसका 30% लिया 14,400 माइनस करेंगे तो नेट इनकम हमारे पास 12,000 आ गई। तो ये हमने एक जो स्टेटमेंट थी वो तो बना ली जो हमें डाटा गिवन था। अब उन डाटा को बाकी को सॉल्व करते जाते हैं और फिर हमने इससे जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट बनानी है। तो अब हम आते हैं तो ई पॉइंट में लिखा हुआ है कि फिनिश गुड्स इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 25% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट कर ली, वो है 21,600, उसका 25% लिया तो 5,400 आपके पास फिनिश गुड्स आ गई। और ये फिनिश गुड्स जो हैं ये आपके पास क्लोजिंग है, यानी ई पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो ये क्लोजिंग है फिनिश गुड्स। देन हम जानते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है, वी नो डैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल फिनिश गुड्स माइनस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यानी सेल होने वाली चीज़ों की कॉस्ट किसके इक्वल होती है, जितनी टोटल चीज़ें पड़ी हों और उसमें से जितनी सेल ना हुई हों वो माइनस कर दें तो वो सेल होने वाली चीज़ों के इक्वल होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे गिवन है 21,600, फिनिश गुड्स मैंने फाइंड करनी है, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी मैंने फाइंड की है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो जो टोटल गुड्स तैयार हुई हैं या फिनिश गुड्स हैं या प्रोड्यूस गुड्स हैं वो मेरे पास आ गई, या कंप्लीटेड गुड्स हैं वो आ गई 27,000 की। अब उसके बाद एक और पॉइंट है एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का, यानी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का, वो है मेरे पास डी पॉइंट। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है 33 1/3, या इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये 1/3 बन जाएगा ऑफ टोटल फिनिश गुड्स। यानी टोटल फिनिश गुड्स का मतलब है टोटल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या प्रोड्यूस गुड्स, या आप कह लें कि टोटल जितनी यूनिट्स, आप कंप्लीटेड यूनिट्स भी कह सकते हैं कि जितने आपने टोटल कंप्लीट किए हैं, तो कंप्लीटेड गुड्स भी कह सकते हैं आप इसको। वो भी आपने कैलकुलेट किया 27,000, उसका 1/3 लेंगे तो आपके पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री रहेगी 9,000 की। अब हम एक मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल स्पोर्टिंग बनाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल का फॉर्मेट है सारे का सारा। रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ये तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है 50%, 30%, 20%। आंसर आता है प्रोडक्शन कॉस्ट, या इसको करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जिसको हम कहते हैं CGM। ऐड करते हैं फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, लेस करते हैं फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाता है CGS। ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। 21,600 मुझे गिवन है। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी मैंने कैलकुलेट की 5,400। रिवर्स जाते हुए साइन उलट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसे आते तो ये माइनस होना था, लेकिन रिवर्स जाते हुए ये 5,400 ऐड हो जाएगा। ये नहीं है तो 21,600 में 5,400 ऐड करेंगे तो 27,000 आ जाएगा। इसी तरह से अभी हमने 9,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड की, रिवर्स जाते हुए ये भी साइन उलट हो जाएगा, तो ये 27,000 में 9,000 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई 36,000। अब हमें बताया हुआ है कि इस 36,000 का 50% लें तो वो मटेरियल कंज्यूम है, मैंने उसका 50% लिया तो 18,000 आ गया। फिर इस 36,000 का 30% लें तो लेबर है वो 10,800 आ गया। फिर इस 36,000 का 20% लें तो वो बन गया 36,000 और ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। ठीक है जी। अब जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है या रॉ मटेरियल यूज़ है या मटेरियल कंज्यूम है वो मेरे पास है 18,000। अब इससे रिलेटेड भी एक पॉइंट है मेरे पास और वो पॉइंट नंबर है B कि रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है, इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखने लगा हूँ कि रॉ मटेरियल कंज्यूम है रॉ मटेरियल परचेज और उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें, यानी ये वाली बात, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, परचेज में से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो मटेरियल यूज़ आएगा। तो इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, रॉ मटेरियल परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल कंज्यूम या यूज़ वो मैंने 18,000 का कैलकुलेट किया हुआ है, परचेज मैंने कैलकुलेट करना है, एंडिंग इन्वेंट्री उसने बताया हुआ है कि 25% है, और ये जो 25% वाली वैल्यू है ये आपको ई पॉइंट में दी हुई है। अगर आप ई पॉइंट देखें तो उसमें एंडिंग इन्वेंट्री बताई हुई है कि वो
परचेज़ का 25% है, और परचेज़ मेरे पास एक्स है तो इसलिए हम 25% ऑफ एक्स लिखेंगे। एक्स इसको सॉल्व किया, ये -0.25 एक्स आ गया, एक्स कॉमन लिया तो ये आया 1 - 0.25, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास जो रॉ मटेरियल परचेज़ आ गया वो आ गया 24,000 का। वो रॉ मटेरियल परचेज़ मैं जाके यहाँ पे लिखूँगा। अब परचेज़ 18,000 का है और यूज़ मैंने किया है, सॉरी परचेज़ 24,000 का है और मैंने जो यूज़ किया है वो 18,000 है, तो इसका मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो फिर मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 6,000 मेरी जो है वो मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप सी पॉइंट पढ़ें तो सी पॉइंट में लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो है क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल ये वाले, उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दें। ये डेप्रीसिएशन मैंने इसलिए माइनस की है क्योंकि डेप्रीसिएशन जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में नहीं आती, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आती है। तो मैंने खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं कि बनाने के ऊपर कितना खर्चा आया। तो 7,200 ये थे, उसमें से मैंने 2,500 की डेप्रीसिएशन माइनस कर दी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो मेरे 4,700 आ गए। उसके बाद एच पॉइंट में कहा गया कि जो कैश सेल है वो टोटल सेल का 90% है, तो टोटल सेल हमने कैलकुलेट किया 48,000, उसका 90% लेंगे तो ये कैश सेल आ गई। जो रिमेनिंग है वो रिसीवेबल है, यानी कि जो 48,000 में और 43,200 में जो डिफरेंस होगा वो मेरे अकाउंट रिसीवेबल होंगे और वो बैलेंस शीट में एसेट हो जाएंगे। इसी तरह से आई पॉइंट में लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल पे जो है, रॉ मटेरियल था हमने 24,000 का ख़रीदा, ये भी हमने कैलकुलेट भी किया यहाँ पे, उसका 75% हमने कैश पे कर दिया है 18,000, बाकी जो है वो मैंने पे करना है, तो इसलिए मेरी वो करंट लाइबिलिटी भी होगी, अकाउंट पेएबल में चला जाएगा। अब टोटल कैश रिसीव कितना किया हमने, हमारे पास सवाल के शुरू में कैश का ओपनिंग बैलेंस था 15,000 प्लस कैश सेल, अभी ये जो हमने कैलकुलेट की 43,200 की, तो टोटल कैश मेरे पास हो गया 58,200। हमने कैश पे कितना किया, 14,400 हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए, वो इनकम स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। 18,000 हमने जो है वो रॉ मटेरियल का दिया, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है कि रॉ मटेरियल जो है 18,000 कैश पे किया है। फिर 10,800 हमने लेबर को पे किया और 4,700 हमने मैन्युफैक्चरिंग, ये अभी कैलकुलेट किए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो वो हमने पे किए, तो टोटल जो हमने कैश पे किया वो है 47,900। अब हम इसकी बनाते हैं डाटा, सारा जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था वो हमने सारी चीज़ें सॉल्व कर ली हैं। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए आप उसी तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन, आपके पास आ जाएगा मार्च 21, 1964। एसेट्स कैश, टोटल कैश रिसीव किया था आपने 58,200, उसमें से जितना कैश पे किया बाकी कैश का बैलेंस आ गया इन हैंड। अकाउंट रिसीवेबल, टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दें, बाकी अकाउंट रिसीवेबल आ गए। इन्वेंट्रीज आपके पास 3 तरह की हैं, फिनिश गुड्स की 5400 की हमने कैलकुलेट की, और ये जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री थी ये हमने कैलकुलेट की थी पॉइंट नंबर ई में। इसी तरह से गुड्स इन प्रोसेस की जो थी वो पॉइंट नंबर डी में थी, वो भी हमने कैलकुलेट की। रॉ मटेरियल अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में, ये अभी हमने खुद जो है मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल के अंदर रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री खुद कैलकुलेट की, तो वो मेरे पास ये वैसे भी हमें बताया हुआ था पॉइंट नंबर बी में, तो ये 6,000 आ गया। इन सब को ऐड किया तो टोटल करंट एसेट आ गए 35,500 के। नॉन करंट एसेट में प्लांट एंड इक्विपमेंट हमें 60,000 का दिया हुआ था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बाकी बच गया 57,500। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट हो गए 93,000 के। फिर लाइबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन आ गया, तो अकाउंट पेएबल जितने हमने टोटल मटेरियल परचेज़ किया था उसमें से जितना पे कर दिया बाकी पेएबल है, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी होगी। नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे पास है नहीं, या नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है नहीं। स्टॉक होल्डर इक्विटी की बात करें तो कॉमन स्टॉक हमारे पास 15,000 शेयर का 75,000 है, और अटेंड अर्निंग जो हमारी करंट ईयर की नेट इनकम है वो है 12,000, दोनों को ऐड करेंगे 87 में 6 ऐड करेंगे तो 93,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने क्या करना था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी थी, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनानी थी और मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल बनाना था। ये था
प्रॉब्लम नंबर 27। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, एम्बिगुइटी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।